हमारे देश में अप्रेंटिसशिप का जो एक्ट है वो काफ़ी पुराना है, 1961 का। वो कई बार अब रिवीजन हो चुका है। एक्चुअली में सबको अपने लाइफ में एक दफ़ा अप्रेंटिस रहना चाहिए। तो हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, पूरे देश को आगे विकसित होना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है विकसित भारत के लिए, तो उसके तहत जो है मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मार्ग में अपना योगदान देगा। लेबर है, वर्कर है, ऑपरेटर है, वो इतना ही एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है किसी भी संस्था के लिए कि अगर वो ना हो कल के डेट में तमाम ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। एक युवा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब वो जाता है और जिस तरह से उसके अनस्किल्ड बिहेवियर से उसको स्किल्ड की तरफ नर्चर करने में कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उसका महत्व तो समय आने पर कितना गंभीर हो जाता है और उसकी गंभीरता का उसको आजीवन लाभ मिलता है, ये इसका सजग उदाहरण है। हर अप्रेंटिस के लिए अप टू 1500 रुपया या 25% स्टाइपेंड के 25% के हिसाब से मैक्सिमम 1500 रुपीज़ जो है डीबीटी एक बेनिफिट जो है अप्रेंटिस को डायरेक्टली मिल जाएगा। 350 महिलाओं को हमने ड्राइविंग की शिक्षा दी, कौशल विकास की काम किया हमने। वो सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, जो एक बहुत फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है उस हिसाब से, क्योंकि बच्चे, कई महिलाओं के छोटे बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस पीरियड में वो काम भी कर लेते हैं, और जब तक बच्चा घर आता है तब तक वो महिलाएं वापस घर भी चला जाता है, अपने घर को भी संभाल लेते हैं। तो मैं निशांत राघव आप तमाम साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अब तक की हमारी चलाई जा रही पॉडकास्ट सीरीज को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और आप सबके लगातार आने वाले कमेंट्स हमें बताते हैं कि अभी हमें जागरूकता के क्षेत्र में युवाओं के लिए और भी बहुत काम करना बाकी है। तो इसी श्रृंखला में आज निशांत राघव आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे प्रतिभा के धनी, एक महान व्यक्तित्व को, जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े सेक्टर ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना बहुत जबरदस्त योगदान दिया है। आज हमारे बीच, आज हमारे गेस्ट से ज़्यादा एक महान प्रतिभा के धनी, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन को स्किलिंग के क्षेत्र में खपा दिया और तमाम युवाओं के जीवन को उन्होंने सकारात्मक रूप से प्रभावित करके अनेकों सफलता की कहानियां गढ़ी हैं। मैं आप सबके बीच आज मिलवाने जा रहा हूं माननीय श्री अरिंदम लहरी जी, सीईओ ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल से। एक्चुअली ही इज द सीईओ फ्रॉम ASDC, जिन्होंने इस जीवन में इस ऑटोमोटिव सेक्टर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम आज देश में सकारात्मक रूप से सराहे जाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं श्री अरिंदम लहरी सर का आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। सर आपका स्वागत। थैंक यू निशांत, नमस्कार सब लोगों को। मुझे ये मौका आपने दिया है और मुझे लगता है कि ये आपकी बड़प्पन है कि आपने हमारे बारे में ऐसे बात कहा है। हम तो बस ऐसे ही थोड़ा सा स्किल के दुनिया में रुचि रखते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसी फील्ड में क्यों ना काम किया जाए। नहीं सर, आपकी पहल बहुत ही सराहनीय है और इस देश के तमाम सेक्टर्स जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, उसमें ऑटोमोटिव सेक्टर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है, और इस कंट्रीब्यूशन को जड़ों तक मजबूती पहुंचाने में स्किलिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अभी हाल ही के पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्किलिंग को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए तरह तरह की योजनाओं का सृजन किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसको इस समय सराहा जा रहा है और जिससे सबसे अधिक युवा लाभान्वित हो रहा है, वो है एक अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। हम सभी जानते हैं एक NAPS प्रोग्राम है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आपके इस ऑटोमोटिव सेक्टर के माध्यम से इन युवाओं को दिया जा रहा है। तो सर, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सूक्ष्म ये समझना चाहूँगा कि अप्रेंटिसशिप NAPS है क्या? अप्रेंटिसशिप एक स्किल के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में एक ऐसा स्कीम है जो बहुत पुराना है, सदियों से चले आ रहा है। अगर देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत में से ही ये इसका जो, और ये बल्कि ये क्यों, ये जब गुरु शिष्य परंपरा भी था हमारे देश में, तो वो एक्चुअली अप्रेंटिसशिप ही था। जो गुरु, एक मेंटर अपने मेंटी को सिखाते थे
अपने कौशल को ट्रांसफ़र करते थे, स्किल ट्रांसफ़र राइट यूज्ड टू राइट हैपन। तो ये जो है हमारे देश में अप्रेंटिसशिप का जो एक्ट है वो काफ़ी पुराना है, 1961 का। वो कई बार अब रिवीजन हो चुका है। लेटेस्ट रिविजन्स जो है वो 2019 में किया गया, और इसको एक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा जो स्कीम है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS जो हम नॉर्मली बोलते हैं, NAPS बोलते हैं, उसका लॉन्च किया, और साथ में इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि सारे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एस्टैब्लिशमेंट है, उनके लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत आसान हो गया है। राइट। अगर मैं कैंडिडेट या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उसके लिए आप बोलूँ तो एक्चुअली में सबको अपने लाइफ में एक दफ़ा जो है अप्रेंटिस रहना चाहिए। और ये जो कल्चर है ये यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे हर एक नौजवान जो है वो कोई ना कोई अप्रेंटिसशिप करता है, और उसी के वजह से जो यूरोप के तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, या उन्होंने जो इतना डेवलप किया है अपने इकोनॉमी को, वो पॉसिबल इसलिए हुआ है कि सबके पास वो कौशल या हुनर जो है हम बोलते हैं, वो उनके पास रहा है। और उन्होंने ये सीखा कहाँ से? उन्होंने सीखा ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के ज़रिए। तो हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, पूरे देश को आगे विकसित होना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है विकसित भारत के लिए, हमारा जब 100 साल इंडिपेंडेंस का होगा 2047 में, तो उसके तहत जो है मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मार्ग में अपना योगदान देगा। और मुझे लगता है कि ऑटोमोटिव क्षेत्र जो है हमेशा से ही अप्रेंटिसशिप के तरफ एक झुकाव है, और पिछले कई वर्षों से हम लोग ASDC से जो अलग अलग संस्थाओं के साथ बात किए हैं, जुड़े हैं, उससे ये लगता है कि जिनको ये समझ में आया कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को इस इंडस्ट्री में लाना एक बहुत अच्छा रूट है, वो इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा कर रहा है और अपना योगदान दे रहा है अपनी इकनॉमी को मजबूत करने के लिए। और जो नौजवान इस अप्रेंटिसशिप के रूट से जाते हैं उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग एक स्टैम्प आ जाता है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के थ्रू, कि उसको ये पूरे जैसे हमारा 10वीं के सर्टिफिकेट होता है, वो क्या होता है? वो एक शिक्षा का एक पड़ाव है जो जिसमें उसको मालूम है कि अगर आपने 10वीं की है तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक आता है, ये माना जाता है। करेक्ट है। तो वैसे ही अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर लिया और उसका एक सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस किया, तो उसका मतलब ये है कि आपने उस क्षेत्र में ऑटोमोटिव के अंदर जो भी क्षेत्र है, वेल्डिंग हो जाए, मशीनिंग हो जाए, असेंबली हो जाए, जो भी एरिया हो, उस क्षेत्र में आपने फाउंडेशनल स्किल जो है, जो एकदम बुनियादी जो हुनर है, वो आपने हासिल किया है, और उसका वैल्यू जो है वो आपके पास लाइफ लॉन्ग एक आपके कैरियर में दिखाई देता है। पूरा एसेट है आपके, आपने एसेट क्रिएट किया। करेक्ट। जैसे आप अलग अलग मटेरियल एसेट क्रिएट करते हैं, तो आपने एक स्किल एसेट क्रिएट किया है अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो मैं सर मतलब अप्रेंटिसशिप के बारे में तो आपसे जितना भी जानूं उतना कम है, क्योंकि आपने तो स्किलिंग में पूरी महारत हासिल की हुई है। मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा सर कि एज बीइंग ASDC, आप इस देश के सबसे बड़े सेक्टर स्किल काउंसिल होने के नाते आप इस देश के
तमाम सबसे बड़े बड़े उद्योग संस्थान के साथ आप लगातार मिलते रहते हैं। मैं तो देखता हूं कि आप, ऐसा कोई उद्योग संस्थान है ही नहीं, टोयोटा का नाम लूँ, हीरो का नाम लूँ, टाटा का लूँ, जितने बड़े उद्योग संस्थान जो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना सिक्का रखते हैं, उनमें आपके डायरेक्ट संपर्क होते हैं। आप सर इसमें उद्योग संस्थानों की किस तरह की रुचि देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में एक, मतलब समाज में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है कि पहले ट्रेडिशनल एक सिर्फ लेबर 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 होता था, अब लेबर से शिफ्ट होकर के स्किलिंग पर शिफ्ट हो रहा है पूरा ये पूरा इकोसिस्टम। तो इसमें सर आप जब इन बड़े जाइंट्स ओईएम्स को देखते हैं या बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को आप देखते हैं, तो आप उनसे सर मिलने के बाद आप अप्रेंटिसशिप में भविष्य की किस तरह की संभावनाएं देखते हैं उद्योगों में? बहुत सही ये प्रश्न है, और मैं इसका जवाब देने से पहले अपना ऑटोमोटिव दुनिया से एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक गाड़ी जो चलता है उसमें सब लोग हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि इसका स्टीयरिंग कैसा है, कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है। एक बहुत छोटा सा पुर्जा है जो आपके चारों व्हील के अंदर 4 या 5 बोल्ट और नट्स लगे होते हैं, जो आपको पहिए को गाड़ी के एक्सेल के साथ जोड़ता है। उसमें तो आमतौर पे कोई नज़र नहीं रखता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर वो फेल हो जाए कभी, तो आपके सारे पार्ट्स का कोई अहमियत नहीं रहेगा। करेक्ट। वो एक छोटा सा नट और बोल्ट जो है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम अलग अलग पुर्जे का। उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं, वो बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल पार्ट और सेफ्टी रिलेटेड क्रिटिकल पार्ट। उसमें ये बोल्ट और नट आता है, जो जिसके बिना वो सबसे सही डिज़ाइन और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सब कुछ उसका बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि नहीं तो लोगों की जानें जा सकती हैं। करेक्ट। ऐसे ही मैं बोलूँगा कि आप जैसे और हम जैसे सब लोग बोलते हैं कि लेबर है, वर्कर है, ऑपरेटर है, वो इतना ही एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है किसी भी संस्था के लिए, कि अगर वो ना हो कल के डेट में, तमाम ऑफिसेस बंद हो जाएंगे। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, वो इसकी तो रीढ़ वो की हड्डी सबसे है। मोस्ट क्रिटिकल है। तो जैसे मटेरियल रिसोर्सेज में हम लोग उस पर बहुत नज़र रखते हैं कि इसका फेलियर की चांस बिल्कुल ज़ीरो, कोई चांस ही नहीं होना चाहिए, 0.00001% भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमें देखना चाहिए कि हमारी जो लेबर क्वालिटी है, ऑपरेटर क्वालिटी है, किसी भी संस्था में जो लोएस्ट लेवल पे काम कर रहा है, जो एक्चुअली में हाथ से काम कर रहा है, अपने अपने हुनर से काम कर रहा है, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है, वो हमारे सबसे क्रिटिकल कड़ी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर उसमें कोई कमी रह गई है, तो सारा ऑर्गेनाइजेशन और सारा इंडस्ट्री उसका फल भुगतेगा। तो इसलिए हमारे को लगता है कि, और वो हमारे इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेशली जितने भी बड़े उद्योग हैं, आपने बहुतों का नाम लिया, बहुत सारे हैं, तो ये सारे जो है जानते हैं कि ट्रेन्ड मैन पावर के बिना हम कुछ भी नहीं है, और ऑपरेटर लेवल पे ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। करेक्ट सर। और अप्रेंटिसशिप एक ज़रिया है उसका, और बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। तो आज ही नहीं, बरसों से ये चले आ रहा है, और आज क्योंकि इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया है, इतना ग्रोथ हो गया है, अभी भी हमारे पास ग्रोथ के बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बट हम ग्रो कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मैन पावर चाहिए, और ट्रेन मैन पावर का सबसे अच्छा जो प्रावधान है वो अप्रेंटिसशिप के थ्रू है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसको जानते हैं। छोटे उद्योग जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ी सी अभी भी चैलेंज है,
बट वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे उनको और हैंड होल्ड करे और सपोर्ट दे ताकि वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ले सकते हैं, और कंट्री को भी और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स मिले और ऐसे और संस्थाएं मिले जहाँ पे नौजवान जो है हमारे देश के, वो वहाँ पे अपना अप्रेंटिसशिप खत्म बहुत अच्छा लगा सर। ये जितना अभी आपने एक जो इसमें एक छोटे सी चीज़ को आज आपने कनेक्ट किया, एक नट बोल्ट जिसे स्टड बोलते हैं, और आज उसका महत्व को आपने जितनी गंभीरता से और एक युवा के कैरियर से रिलेट करके बताया, मुझे लगता है कि इससे सकारात्मक उदाहरण हो नहीं सकता कि एक युवा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब वो जाता है और जिस तरह से उसके अनस्किल्ड बिहेवियर से उसको स्किल्ड की तरफ नर्चर करने में कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उसका महत्व समय आने पर कितना गंभीर हो जाता है और उसकी गंभीरता का उसको आजीवन लाभ मिलता है, ये इसका सजग उदाहरण है। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि इस अप्रेंटिसशिप में इंडस्ट्रीज एक ऐसा फिनोमेना देखा गया है कि अप्रेंटिस आईटीआई लोग ही कर सकते हैं या डिप्लोमा, बहुत जो हाईली क्वालिफाइड है वही लोग अप्रेंटिस या इंटर्नशिप करते हैं, ऐसा एक पुराना एक ट्रेंड चला आ रहा है। बट अभी नैप्स के आने के बाद से, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जब से आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा देखने में मिला है कि इसके अंदर और भी तरह के युवा जो आईटीआई की योग्यता या डिप्लोमा की नहीं रखते, उनके लिए भी अवसर मिले हैं। तो सर मैं इस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के युवा इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, वो किस हुनर की हम बात कर रहे हैं, किस कौशल की हम बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। कई काम ऐसा है जहाँ पे आपको कोई ऐसा आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे हो सकता है कि 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, वैसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं, सारे सेक्टर्स में ही अप्रेंटिसशिप हो सकता है। तो बहुत सारे सेक्टर में ऐसा कोई आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बिना उसके भी आप उसमें एक करियर बना सकते हैं, और करियर बनाने का जो एंटर करने का जो चाबी है वो आपके पास अप्रेंटिसशिप के फॉर्म में है। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपना एक मौका मिलना चाहिए, और मिल रहा है अप्रेंटिसशिप के ज़रिए। बस बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जिनको शायद ये पता नहीं है, तो आपकी ये जो पहल है कि पॉडकास्ट आपने बनाया, और ऐसे जो जितने भी जागरूकता जो मतलब बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके ज़रिए क्या है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे देश में, उन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि उनके पास ये एक ऑप्शन है। भले वो आईटीआई या किसी भी कारण से वो लोग अपनी एजुकेशन नहीं ले पाए, और हर किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है और कर भी नहीं पाते हैं। करेक्ट। ये हर देश में होता है, ऐसा हमारा सिर्फ देश में ऐसा नहीं है, बिल्कुल हर एक देश में ऐसा होता है। तो हर एक देश में जैसा उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया है, वैसे ही हमको करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग एक औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दे, या कृषि क्षेत्र में, या सर्विस, अन्य बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मतलब मैं इसको अगर मैं समावेश में अगर लाना चाहूँ तो ये हर उस युवा के लिए एक रास्ता है, एक तरह का अप्रेंटिसशिप, जिसकी किसी भी पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई को हायर एजुकेशन से रिलेट नहीं कर पाया और वो ड्रॉप आउट हो गया। यदि वो ड्रॉप आउट भी हो गया तो आज वो उसके पास जिस कौशल का अभाव है, उस कौशल का प्रमाण पत्र लेने के लिए वो एक अप्रेंटिसशिप के मार्ग को चुन सकता है, और जिसके माध्यम से 5वीं, 8वीं या 10वीं पास या 12वीं पास व्यक्ति भी ड्रॉप आउट होने के बावजूद अपने कैरियर में कौशल का प्रमाण पत्र हासिल करके अपने कैरियर को नए आयाम दे सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप देखिए कि जो डिग्री, डिप्लोमा भी किया है, उसको भी अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि उसको भी जो वर्क एनवायरनमेंट है, काम की जो दुनिया है, बिल्कुल, उसके बारे में तब तक वो नॉलेज नहीं होता है जब तक ना वो एक रियल लाइफ में एक किसी संस्था के साथ जुड़ जाता है। और उसके वो कैसे जुड़ेगा? वैसे ही अप्रेंटिसशिप के थ्रू ही जुड़ेगा, या इंटर्नशिप के थ्रू ही जुड़ेगा। करेक्ट। तो उसी के माध्यम से उसका जर्नी शुरू होता है। और जिन्होंने नहीं भी किया है,
उनका भी जर्नी इसी के थ्रू शुरू होता है। तो मतलब ये सबके लिए कॉमन है। ये एक इस तरह की पहल कह सकते हैं कि ये बच्चे को आभासी दुनिया से एक व्यक्तिगत दुनिया में यहाँ पर उसको प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टूल्स का इस्तेमाल, ये सब कुछ करने की उसको एक फ्रीडम मिलती है जहाँ पर वो इसका लाभ लेके अपने स्किल्स को और निखार पाता है। सर, एक सवाल खड़ा होता है कि जब इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसशिप को हायर करना चाहती हैं, अपने आप मौका देना चाहती हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का उद्योग संस्थान कितने अप्रेंटिस अपने यहाँ पर रख सकता है सर? तो इसका सरकार ने एक एक्ट के तहत तैयार किया है कि 15% तक अपने जो लोग हैं उसके 15% तक उन्होंने उनके पास ये ऑप्शन रहता है, और 2.5% तो उनको कंप्लायंस के तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्ट है। तो ये एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास कम से कम एटलीस्ट 30 लोग हो, उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, Okay. एकदम करना ही चाहिए, मतलब 2.5% लोग रखना ही चाहिए, और वो 15% तक जा सकते हैं। कई कई स्टेट में हमारे 25% है, और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं इसमें और अप्रेंटिस एंगेज करेंगे, तो सरकार भी इसको और उस नज़रिए से देख पाएंगे कि इसका परसेंटेज थोड़ा और इंक्रीज़ किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से तो वो कभी वो एक कोई उसका हिंड्रेंस नहीं होगा, उसका कंस्ट्रेंट नहीं होगा कि परसेंटेज में लिमिट हो जाए। बट ये है ज़रूर कि अपने पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर आपने जितने भी अप्रेंटिस रखना है, तो अप्रेंटिस सिर्फ रखना ही नहीं है, उसको सिखाना भी है। बहुत तो महत्वपूर्ण है ये। उतना बैंडविड्थ भी आपके पास होना चाहिए, उतने लोग हमारे आपके सुपरवाइजरी स्टाफ होना चाहिए जो ये नए बच्चों को गाइड कर सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे वो एकदम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उस चीज़ को अपना जो कर्म संस्थान है वहाँ पे एक अच्छे से उस चीज़ को जो भी उसको सीखना है, जो भी काम उसको सीखना है, वो सीख सकता है उसको। ये बहुत अच्छी पहल लगी सर। इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर उद्योग संस्थान अगर ऐसे लोगों को 15% से ज़्यादा भी रखना चाहें, यदि कुछ उद्योग संस्थान इसमें बहुत बढ़ चढ़ के अपनी रुचि दिखाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अवसर देने का अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हम करेंगे, तो सर ऐसी स्थिति में क्या कोई संस्थान 15% से ज़्यादा भी अप्रेंटिस रख सकता है अपने यहाँ? नहीं, एक टाइम पे मतलब वैसे 15% ही लिमिट है, एक टाइम पे 18% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। किसी भी कारण से थोड़े बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़े बहुत अभी ख़त्म होने वाला है अप्रेंटिसशिप किसी का, बट वो मार्जिन जो है वो और 2-3% का 3% का जो मार्जिन है वो है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टेट में स्टेट के हिसाब से उसमें एक एडिशनल बेनिफिट है कि 25% तक रख सकते हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो संस्थाएं हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा इसमें सकते सर अप्रेंटिसशिप में ऐसा भी देखा जा रहा है कि भारत सरकार कुछ आर्थिक लाभ भी दे रही है, आर्थिक सहायता भी दे रही है। तो सर ये जो आर्थिक सहायता है जिसे आजकल डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, ये सर क्या है और इस पर थोड़ा सा आपसे जानकारी? हाँ, ये जो प्रमोशन स्कीम है इसके तहत इन्होंने एक फिनेंशियल इंसेंटिव दिया हुआ है कि आपने अगर अप्रेंटिस रख लिया है तो दो तरीके से आपको एक फिनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। एक तो ऑब्वियसली जो डीबीटी आपने जिक्र किया है कि हर अप्रेंटिस के लिए अप टू 1500 रुपया या 25% स्टाइपेंड के 25% के हिसाब से मैक्सिमम 1500 रुपीज़ जो है डीबीटी एक बेनिफिट जो है अप्रेंटिस को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो एज ऑर्गेनाइजेशन आपको वो 1500 रुपया या जितना भी अमाउंट ऑफ डीबीटी हो रहा है उतना कम आपको पे करना पड़ेगा स्टाइपेंड को। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप CSR के दायरे में आते हैं और आपने अगर 2.5% कम से कम रख लिया है अप्रेंटिस, उससे आगे जितना भी आप अप्रेंटिस रखेंगे उसका जो स्टाइपेंड जो है वो आप बेनिफिट जो है CSR के तहत ले सकते हैं। तो वो भी एक हिसाब से आपका फिनेंशियल बेनिफिट है, क्योंकि आपको मैन पावर मिल रहा है और वो आपको अलग से
मैन पावर कॉस्ट से नहीं देना पड़ रहा है, वो आप अपना CSR स्पेंड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट है। उसके अलावा जो है ऑब्वियसली नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत है। एक तो आपने पहले ही बोला था कि एक पाइपलाइन बन जाता है जो मैन पावर का। दूसरा कंप्लायंस पेमेंट्स जो है उसकी भी सेविंग्स हो जाती है। स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज जैसे PF जो है, ESIC जो है, वो इन पर लागू नहीं होता है। इन पे लागू नहीं होता है क्योंकि वो वर्कफोर्स लेबर नहीं माना जाता है, अंडर लेबर एक्ट नहीं होता है, ये अप्रेंटिस एक अलग कैटेगरी माना जाता है। ओके, तो इसके बेनिफिट्स हैं, बट मुझे लगता है इन सब को छोड़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अपने पास एक पाइपलाइन ऑफ मैन पावर जो है, जो बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, अपना एट्रिशन को रोकने, फुलफिल करने, मीट करने के लिए, और एक स्किल्ड कौशल जो आपके वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स, वो इंडस्ट्री को बेनिफिट हो जाता है। इंडस्ट्री इसके माध्यम से एक तरह से अपना फ्यूचर असेट तैयार कर रही है, फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार हो रहा है, और वहीं युवाओं को एक ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से वास्तविक कार्यस्थल पर जाकर के अपने कौशल को निखार करके और अधिक संभावनाएं, अवसर का सृजन करने का उसको भी अवसर बराबर मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप किसी भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए, किसी भी लेवल के लिए जाते हैं तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई पहले से कोई अनुभव है इस क्षेत्र में। तो आपने अगर डिग्री भी कर लिया तो आपके पास अनुभव तो नहीं है। करेक्ट सर। तो आप वहीं पे अटक जाते हो। लेकिन आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो अप्रेंटिसशिप आपको वो अनुभव देता है। बिल्कुल। और वो अनुभव माना भी जाता है, एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है, वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल। तो उसका फायदा आपको हमेशा मिलता रहता है कि आपको अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद जब आपको किसी, अगर उस कंपनी में अगर आपको जॉब नहीं मिली, किसी दूसरे कंपनी में आप गए, तो आप बता सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जो भी है, या 6 महीने। तो उसका एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है पूरा क्षेत्र। सर, मैं अगर अप्रेंटिसशिप में अगर इसका अगला चरण जानना चाहूँ तो अगर कोई भी उद्योग संस्थान अपने अप्रेंटिसशिप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और इस तरह के उद्योग संस्थान जब इस अप्रेंटिसशिप को करने जाते हैं तो ऑलरेडी उनके जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी लेबर्स को डील कर रहे होते हैं, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस और उनके खुद के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक और ऑक्यूपाइड रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई उद्योग संस्थान अगर अप्रेंटिसशिप अपने करना चाहता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने का मतलब है कि प्रॉपर किसी अप्रेंटिस की लाइफ साइकिल को मैनेज करना और उसके सभी कंप्लायंस को फॉलो करना, तो अगर वो इन सब हैसल से अगर कोई उद्योग बचना चाहता है तो वो अपने अप्रेंटिसशिप को लागू करने के लिए किसकी सहायता ले सकता है? तो हमारे जैसे सारे सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ जो एक सरकार के एक एक्सटेंडेड आर्म है इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, एक तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि एक कॉमन यूनिवर्सल पोर्टल हो गया है अप्रेंटिसशिप इंडिया जो पोर्टल है। तो एवरीथिंग जो उसके अंदर जो है वो सारा कंप्लायंस है, सब कुछ वो डिजिटली आप अपने डेस्क से कर सकते हैं। एडिशनली अगर कंपनी को फुल सहायता चाहिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो सरकार ने ये प्रावधान किया हुआ है एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के फॉर्म में, TPAs के फॉर्म में। बहुत सारे संस्थान जो है इसमें मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हैं, उसकी लिस्ट मिनिस्ट्री के वेबसाइट में अवेलेबल है, अप्रेंटिसशिप वेबसाइट में अवेलेबल है, जहाँ से वो कोई भी ऐसे रजिस्टर्ड जो एजेंसी है उसके साथ मिलके ये इस अप्रेंटिसशिप प्रोसेस को पूरा एंड टू एंड अपना मैनेज कर सकते हैं। अपना अलग से इंटरनल जो लोग हैं उनको इसमें एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको फिर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, सरकार ने ये फैसिलिटी और ये मॉडल क्रिएट किया है। और ये भी NAPS के प्रावधान है, मतलब जो प्रमोशन स्कीम है उसके तहत ही ये डिसाइड किया गया था कि थर्ड पार्टी एग्रीगेटर की एक रोल ऑफिशियली होगा। अनऑफिशियली तो कई बार कई लोग कर लेते थे पहले भी, करेक्ट, बट ये एक ऑफिशियल एक रोल
एस्टैब्लिश्ड हो गया है और मिनिस्ट्री उनके कामकाज को जो है वो रिव्यू करते हैं, समीक्षा भी कर रही है। समीक्षा भी करते हैं। तो उससे एक कंफर्ट इंडस्ट्री को भी हो जाता है कि ये संस्थाएं जो है ये इस काम के लिए रजिस्टर्ड है, योग्यता रखते हैं, तो इसलिए इनके साथ काम किया जा सकता है। अभी सर मैंने अभी एक समीक्षा को भी मैंने पढ़ा और एक रिपोर्ट देखी मैंने, आदेश था बाकायदा वो, उसके अंदर सरकार ने समीक्षा करने के बाद इस तरह के टीपीएस जो इन स्कीम्स के क्रियान्वयन को सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सरकार द्वारा दिए गए मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे, तो सरकार ने उनको इससे पृथक भी किया, उनको डिसकंटिन्यू भी किया और कुछ जो अच्छा कर रहे थे उनको एक्सटेंशन भी दिया। तो मैं ये इसको ऐसे समझ पा रहा हूं कि सरकार इस पर बहुत गंभीरता से निगरानी भी कर रही है कि जिन टीपीओस को हमने इसके लिए ऑथराइज किया है वो इस नैप्स की गरिमा और इसकी समस्त प्रावधानों को सही तरीके से इंडस्ट्री के साथ लागू करें और इस स्कीम का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाएं। बिल्कुल। तो टीपीएस के रोल को भी बहुत डिफाइन किया गया और आंसरेबल बनाया गया उनको कि इस स्कीम की सफलता में उनका भी योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे स्कीम में, तो उनका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ऑब्वियसली सरकार ने ये जो स्टेप लिया है कि इनका रिव्यू किया है और इनको अलग अलग कैटेगरी में भी डाला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए ये एक अच्छा मैसेज है। हाँ, कि ऐसे आपको बस ऐसे ही पंजीकृत हो गया, आप रजिस्टर्ड हो गया और आप चलते चलो, लेकिन आपने कुछ इसमें योगदान नहीं किया, तो I think it's only fair expected. It is fair, transparent practice, and it should be done. Yes. And sir, सर जब हम अप्रेंटिसशिप के अगले चरण को जाते हैं, अब आप अप्रेंटिसशिप किसी ने एंगेज कर लिया, अप्रेंटिस का पूरा लाइफ साइकिल पूरा हो गया, वो जिस जॉब रोल के अंदर भी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका भी कुछ ड्यूरेशन उसने पूरा कर लिया। अब सर इसका जो अप्रेंटिसशिप का एक आखिरी चरण आता है जिस पर सबसे ज्यादा मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा इसको नजरअंदाज किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा देखता हूं कि अप्रेंटिसशिप तो रख लेते हैं, कंपनियां रख लिया, कंपनियों ने भी अपना फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार कर लिया, अप्रेंटिस ने भी आर्थिक लाभ का भी आनंद ले लिया, लेकिन सर जब इसके अंतिम चरण की तरफ जाते हैं अप्रेंटिसशिप में, तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का मैं एक नेग्लिजेंसी बोलूंगा देखा जाता है कि वो बच्चा उस सर्टिफिकेट को नहीं ऑब्टेन करता जो इस अप्रेंटिसशिप की असली पूंजी है। तो सर ये सर्टिफिकेशन क्या है और इसका महत्व क्या है और ये कैसे लिया जा सकता है, थोड़ा इस पर आपसे जानकारी चाहूँगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना कि बहुत लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है और उनको लगता है कि हमने तो 1 साल या 2 साल या जो भी है हमने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो हमारा काम ख़त्म। कंपनी ने भी बोला कि चलो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और हमने एक आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया, अपना सर्टिफिकेट कंपनी के, अच्छा अपने आप ही कोई बना, अपने आप ही कोई दे दिया या नहीं भी दिया, तो भी लोग सोचते हैं कि यार चलो हमने तो ख़त्म कर लिया तो हम तो एलिजिबल बन गए कि हमारे पास हमने किया है काम, हमने अप्रेंटिसशिप किया। लेकिन ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए आपने 10 साल से स्कूलिंग कर लिया, सारी चीज़ आपने मेहनत से किया है और 10वीं का जब एग्ज़ाम आया और जब सर्टिफिकेशन की टाइम आया तो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो बाद में क्या होगा, आपसे जब मांगा जाएगा कि आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो आप दिखा नहीं पाएंगे, तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगा कि अरे ये तो चलो 10वीं तक हो सकता है कि पढ़ाई किए हो लेकिन ये 10वीं पास नहीं है। करेक्ट। तो वैसे ही आपका अप्रेंटिसशिप का अगर सर्टिफिकेट फॉर्मल जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो सर्टिफिकेशन है NCVT के ओर से, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अप्रेंटिस एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं किया, तभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। एग्जैक्टली। आपने किया नहीं किया उसका कोई एविडेंस तो है नहीं है। बिल्कुल सर।
तो ये नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, कंपनीज़ को भी नहीं करना चाहिए, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि हमें अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हमारे पास होनी चाहिए। और इसके लिए जो संस्था है, जो टीपीए है, इनफैक्ट इवन मैं तो बोलूँगा कि इवन टीपीएस जितने भी हैं, उनको भी इस प्रोसेस पे जोर देना चाहिए कि बच्चे जब निकले अप्रेंटिसशिप से तो सर्टिफिकेट के साथ ही निकले। दूसरा ये होता है कि कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, 10वीं या 11वीं महीने में बच्चा उसको छोड़ के चला जाता है या कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, ऐसे कुछ हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि उसका 12 महीने की जगह पे 10 या 11 महीने हो गया। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। टीपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है इस चीज़ में। काउंसलिंग फॉर कंपनीज़, काउंसलिंग फॉर अप्रेंटिसेस, दोनों के लिए, कि यहाँ पे आप रास्ते अलग मत कीजिए, क्योंकि बस 1 आध महीने की बात है और मंजिल आपके करीब और मंजिल आपके करीब है, और आप इसका सर्टिफिकेट लेके ही निकलिए यहाँ से। वो निकलने का ये मकसद होता है कि कल की डेट में 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको किसी, मान लीजिए आपकी फर्दर करियर की ग्रोथ की, प्रमोशन की जायज़ा हो रहा है, सर्वे हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पे एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है ना, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का, अगर ऐसा एक सर्टिफिकेट भी आपके खाते में है, तो जिनके पास वो नहीं है उनसे आप एक कदम आगे हैं और वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है, बहुत बड़ा। कई बार जैसे लोग भी बोलते हैं कि कई बार कई चीज़ों में हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो की थी, लेकिन हमने एग्ज़ाम नहीं दिया था फाइनल, तो इसलिए मेरे पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं है। अब वही आदमी जब कंपनी के अंदर एक पड़ाव उसको क्लियर करना है और एक उसमें लाइन खींचा जाता है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, करेक्ट, तो आप भले ही उनके जैसा ही काबिल हो या उससे भी काबिल हो, लेकिन क्योंकि आपके पास वो रह गया है सर्टिफिकेट, तो आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और तब आपको बहुत अफसोस होता है कि काश मैं कर लिया होता। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि काश ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा तो आएगा नहीं। करेक्ट, आपने एक ही बार अप्रेंटिसशिप करना है, करेक्ट, तो इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, कंप्लीशन की सर्टिफिकेट लीजिए, फिर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो मैं इसको मतलब अगर समराइज करना चाहूँ तो किसी भी अप्रेंटिस को जब वो एक बार इसके लिए अपना आवेदन दे देता है और वो अप्रेंटिसशिप में रजिस्टर कर लेता है, तो यह वो सुनिश्चित करे कि उसको ये पूरा ड्यूरेशन पूरा करना है, अन्यथा की स्थिति में उसका अप्रेंटिसशिप कैरियर खराब हो गया, क्योंकि उसने रजिस्टर भी कर लिया और इसको पूरा भी नहीं किया। और उसको पूरा करने की कड़ी में चाहे लाख व्यवधान आए, वो उस ड्यूरेशन को पूरा करे और खुद टीपीए या अपनी संबंधित कंपनी के एचआर के पास संपर्क करे कि सर मुझे उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो मुझे क्या करना है इसके लिए, और वो सर्टिफिकेट को अवश्य प्राप्त करें। और इस सर्टिफिकेट से ही ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि उसने अप्रेंटिस किया है। वो केवल 10, 11 या 12 महीने केवल वो अप्रेंटिस के माध्यम से स्टाइपेंड लेके सिद्ध नहीं कर सकता कि उसने अप्रेंटाइज किया है, जब तक उसके पास सरकार द्वारा प्रमाणित वो प्रमाण पत्र नहीं है। और अप्रेंटिसशिप की असली वैल्यूज प्रमाण पत्र से ही सिद्ध होगी। तो सर इस प्रमाण पत्र की मतलब कुछ और भी इस तरह के प्रावधान क्या किए गए हैं कि जो लोग अप्रेंटाइज कर लेते हैं वो अपने आप को किसी पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दें, या किसी तरह की नौकरियों में इन लोगों को वरीयता वगैरह मिले कि उन्होंने अप्रेंटाइज किया हुआ है? ये जो अप्रेंटिसशिप के जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, इसका महत्व ये है कि आगे चल के उसको यूज़ करना है कि उसका एक क्रेडिट पॉइंट्स भी आगे चल के इसका एडवांटेज आएगा। दूसरा ये है कि उसको अपने ही जो कंपनी है या टीपीए है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है,
उनके पास ये उनको पूछना है कि मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो ही सारा व्यवस्था करेंगे। हमारे जैसे सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ वो संपर्क करके इसका एक थियोरेटिकल टेस्ट होता है छोटा सा, और जो काम उसने प्रैक्टिकली किया है उसी के आधार पे उनका प्रैक्टिकल मार्क्स बन के उस एग्ज़ाम के तहत उसको एक सर्टिफिकेट इसका दिया जाता है, जो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिफॉर्म सर्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन का लक्ष्य जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कई कंपनी ऐसा होता है कि उनको अब क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया या जैसे भी हुआ, अप्रेंटिस कम करना है। अब उस क्षेत्र में क्या होता है कि कई बार वो अप्रेंटिसशिप टर्मिनेशन कर लेते हैं और वो टीपीए जो है वो उस अप्रेंटिस को एक दूसरा कंपनी में भी कई बार लगा देते हैं, बट क्योंकि वो एक बार अप्रेंटिस बन गया है तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। तो वो एक तो है कि वो नॉन नैप्स फॉर्मेट में कहीं होता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर से वहीं से चालू होता है, तो पुराना जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। Correct. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नोवेशन की प्रोसेस है, जहाँ पे अगर आप कंपनी ए के साथ काम कर रहे हैं उसी जॉब रोल में, अगर आपको बीच में से कंपनी बी में भी जाना है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी से कंटिन्यू होके दूसरे कंपनी में जा सकता है, अच्छा, बैलेंस ड्यूरेशन के लिए। ओह, और आपको उसकी कंप्लीशन पीरियड के अंत में एक प्रमाण पत्र मिल सकता है। अरे वाह, तो एक नोवेशन रिक्वेस्ट आप अप्रेंटिसशिप एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो पहला कंपनी ने अगर एनओसी उसका इशू कर दिया कि मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है कि ये बंदा किसी और कंपनी में जाके इसको कंप्लीट करे, तो वो नोवेशन अलाउड हो जाता है। अच्छा। और वो आप पोर्टल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो कंपनी ए से लेके कंपनी बी के तरफ, जो एक टीपीए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि कंटिन्यूटी उसका ब्रेक ना हो जाए। तो एक तरफ से आपको ये महसूस कराना है कैंडिडेट को कि वो पूरा ड्यूरेशन जो अप्रेंटिसशिप का है 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने जो भी है, वो बीच में छोड़ के ना जाए। कंपनी को भी ऐसा सजेस्ट करे, बट कंपनी का बिजनेस कंपल्शन होता है, रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे अभी नंबर कम करना है, तो 10 लोग कम करना है, 15 लोग कम करना है। ये भी रियलिटी है लाइफ में। फैक्ट है। तो इसको ऐसा मत देखिए कि वहाँ से वो हट गया, तो इन बच्चों से बात करके उनको काउंसिल करके नियर बाय किसी यूनिट में हो सकता है कि उसी टाइप के 15 लोगों की रिक्वायरमेंट हो, और 15 नहीं हो तो 5-5 और 2-3 कंपनी में अलग अलग जा सकता है, ताकि बच्चे का कैरियर सेफगार्ड किया जा सके, ताकि उसका एक अप्रेंटिसशिप का जो जर्नी शुरू हुआ है वो ढंग से खत्म हुए। तो आप बोल सकते हो कि हमने अप्रेंटिसशिप अपना मंजिल हमने पा ली। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। मैं इस समय काफ़ी देर से आपका तो ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस एंगेज करता है आज के समय में, सबसे बड़े आंकड़े आपके पास हैं। मैं अगर कोट करूं तो शायद 2-3 सेक्टर स्किल को अगर मैं मिला दूं तब जाके ऑटोमोटिव के बराबर होंगे, इतना बड़ा अप्रेंटिसशिप आप लोगों ने एंगेज किया है। मैं सर इस सब में थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ की जानकारी के लिए और युवाओं के भी रुचि को ध्यान में रखते हुए सेक्टर स्किल काउंसिल के रूप में एएसडीसी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस पूरे अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम में, सर वो समझना चाहेंगे। अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम में क्या था कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं, ये जो है ट्रेडिशनली यही लोग अप्रेंटिसशिप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब से ये फ्लेक्सिबल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुआ और नैप्स की स्कीम भी लॉन्च हुआ, तो एक ऑप्शनल ट्रेड के तहत हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स में हर सीईओ को एक जॉइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र बनाया गया है, ताकि वो भी इस अप्रेंटिसशिप एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे सरकार का हाथ बटा सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर सकता है कि अप्रेंटिसशिप पे उनको आना चाहिए। तो हमारा 2 तरीके से इसका मेजर एंगेजमेंट है। एक तो है कि जितना अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पोर्टल में उसको अप्रूव करना, टर्मिनेशन करना, डीबीटी के प्रोसेस में सहायता करना, जो भी है,
ये सारे प्रोसेसेस में हम लोग हेल्प करते हैं। दूसरा, इसका प्रमोशन करना, अप्रेंटिसशिप स्कीम क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये युवाओं तक पहुंचाना और कंपनियों तक पहुंचाना, ये भी एक मेजर रोल द सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है वो करते हैं। और हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसे अलग अलग जगहों पे इवेंट्स करते हैं, वहाँ इंडस्ट्री को बुलाते हैं, युवाओं को बुलाते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये एक पॉसिबिलिटी है और वो इसके साथ जुड़े। अभी हमने भी देखा है पीछे काफ़ी के मतलब अन्य सेक्टर स्किल काउंसिल भी इस पहल को करते हैं, लेकिन आप जितनी बड़ी संख्या में कर रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय है कि अभी आप लोगों ने बैक टू बैक इंडस्ट्रियल अवेयरनेस वर्कशॉप्स आयोजित किए, जहां पर बढ़ चढ़ के काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उनको अप्रेंटिसशिप के बारे में जागरूकता और जानकारी दोनों मिला। तो ये पहल आप लोगों की सराहनीय है सर। मैं इसके अगले चरण में सर, मैं ASDC को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, तो अपार्ट फ्रॉम अप्रेंटिसशिप ASDC और भी युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स को आयोजित करती रहती है, जहां पर युवाओं की प्रतिभा को आप लोग पहले विकसित करते हैं, फिर उसको आप निखारते हैं और निखार के फिर आप उसका सत्यापन वगैरह करते हैं। प्रॉपर बहुत सारे आप लोगों के मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो सर आप थोड़ा सूक्ष्म में इस तरह के 2-3 प्रोजेक्ट्स को बताएंगे जो ASDC के माध्यम से युवा उसका लाभ ले रहे हैं और ले पाए आगे भी। ये हमारा एक मकसद है कि जहाँ पे भी इंडस्ट्री को कोई एक पर्टिकुलर सल्यूशन चाहिए कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहा है, या किसी पर्टिकुलर वर्ग के स्किल्ड मैन पावर उनको चाहिए, वहाँ पे हम आते हैं कि हम अलग अलग पार्टनर के साथ मिल के इस को एक कैसे सल्यूशन दे सकते हैं। वैसे ही हमारा एक पहल है जो हम कहना चाहेंगे, हम बिहार में पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिल के कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने जो सिटी के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, घर घर जाके जो कूड़ा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन प्रोसेस है, वो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से करना चाहते हैं। और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए महिलाओं को वो जोड़ना चाहते हैं। अरे वाह। ओके, तो हमने करीब मैं अगले इसी सवाल पे आने वाला था। 350 महिलाओं को हमने ड्राइविंग की शिक्षा दी, कौशल विकास की काम किया हमने, और उनको फिर जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके अंडर उनका एम्प्लॉयमेंट हुआ, ताकि वो सुबह 6 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, जो एक बहुत फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है उस हिसाब से, क्योंकि बच्चे, कई महिलाओं के छोटे बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस पीरियड में वो काम भी कर लेते हैं, और जब तक बच्चा घर आता है तब तक वो महिलाएं वापस घर भी चला जाता है, अपने घर को भी संभाल लेते हैं, और उनका एक लाइवलीहुड, उनका एक जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी जुड़ गया है। तो ऐसे ही हमारे साथ अभी हम दिल्ली और बेंगलोर के अंदर जो कैब सर्विस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के, ब्लू स्मार्ट कंपनी की तरफ और से, वहाँ पे उनके साथ मिलके हम लोग एक काम कर रहे हैं कि हम महिलाओं को कैसे कैब ड्राइवर के रूप में शहर में उनको एंगेज कर सकते हैं, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें महिलाओं के साथ। ऑब्वियसली दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, महिला अपने आप में एक ड्राइविंग में एक वैल्यू, एक डाइवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, हमारी रोड रेज खत्म हो सकता है, कई सारी चीज़ हो सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी भागीदारी इसमें भागीदारी में आए। तो ऐसी कई सारे पहल है महिलाओं को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, जो हमारे नए टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स आ रहे हैं अभी, और हम चाहते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोने में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग विकसित करें, ताकि वहाँ की जो इकोसिस्टम है स्किल का, वहाँ एक थोड़ा मोटिवेशन बने कि हाँ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं, और वो थोड़ा एक बिगर स्केल में पहुँच पाए धीरे धीरे देश के अंदर। हमारा काम है कि उस जर्नी को शुरुआत करना, ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर पाएंगे एज अ सेक्टर स्किल काउंसिल। बहुत सारे पार्टनर्स की ज़रूरत है, फंडिंग पार्टनर्स की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की ज़रूरत है, प्लेसमेंट पार्टनर्स की ज़रूरत है।
हम चाहते हैं कि ये सब आइडियाज़ को लेके हम आगे बढ़ें और एक हमारी जो विकसित भारत की जो सपना है, उसमें हमारा छोटा-सा योगदान एज़ ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, हम उसमें रखें। बहुत ही मतलब आपकी उत्तम पहल है सर। मैं इसमें इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़ूंगा कि जहाँ इस तरफ कई तरफ आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं के पीड़न इत्यादि के कई सारे केसेस आ रहे हैं, वहीं पर आप लोग महिलाओं की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण और उनका आत्मनिर्भर बनना, इन सभी दिशाओं में महिलाओं के प्रति जिस तरह का आज एएसडीसी काम और ये पहल कर रहा है, ये अपने आप में विकसित भारत की एक बड़ी पहल कहलाएगा और ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि कोई भी समाज बिना महिलाओं के कभी भी पूरा नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। और इसमें महिलाओं की भागीदारी को जिस तरह से आप लोग बढ़ा रहे हैं, ये सराहनीय है सर। सर, अभी एएसडीसी की हमने अभी एक बड़ी उपलब्धि के बारे में सुना। अभी स्किल ओलंपिक हुआ और स्किल ओलंपिक अपने आप में सभी स्किल सेक्टर्स के लिए अपने आप में एक बड़ा रुचि का विषय रहता है कि वो साल भर मेहनत करके अपने आगे छात्रों को तैयार करते हैं और उनका एक स्टेज पर जाकर के परफॉर्मेंस सबके विदेशियों के बीच में तमाम देश के लोग आए हुए थे। और सर, अभी हमने ऐसा देखा और सुना और कई समाचार पत्रों में भी छपा, ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल ने इसमें बड़ी बाजी मारी। सर, मैं उस पर थोड़ा सा आपका कुछ जानना चाहूँगा। ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव वर्ल्ड में रहा है। हम लोग इसको स्किल के ओलंपिक्स बोलते हैं, वर्ल्ड स्किल्स, जहाँ पे 80 से ऊपर अलग अलग देश की प्रतिनिधि अलग अलग कौशल की क्षेत्र में कंपटीशन होता है और 4 दिन तक चलता है ये किसी पर्टिकुलर देश में। इस बार फ्रांस में हुआ, लियोन में, 10 से 15 सितंबर के बीच में। भारत से हम लोग 52 स्किल्स में, 52 स्किल्स में भाग ले रहे थे। उसमें से 9 स्किल्स ऐसा है जहाँ पे एएसडीसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि हम टैलेंट को ढूंढे भारत में और उनकी कंपटीशन कराए भारत में इंडिया स्किल्स के अंदर, और जो भी विनर होता है वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे स्किल ओलंपिक्स में। तो हमारे 9 टीम, 13 पार्टिसिपेंट, कुछ टीम इवेंट्स भी होता है, कुछ पेयर्स में होता है, तो 13 ऐसा पार्टिसिपेंट्स हमारे पार्टिसिपेट किया 9 स्किल में, जिसमें से 4 स्किल में हमको, एक स्किल में हमको ब्रॉन्ज मिला। अरे वाह। और 3 स्किल में हमारी मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस जो होता है वो मिला। तो 4 स्किल में हमको वो सक्सेस मिला। बाकी 5 स्किल में हम चुके। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम उसमें भी अच्छा करेंगे। इस बार समय काफ़ी कम था हमारे पास उसको तैयार करने के लिए, बट हम चाहते हैं कि आगे जो 2026 और 2028 के जो कंपटीशन होंगे उसके लिए हम अभी से कुछ प्रिपरेशंस शुरू करें ताकि टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करें, उसको निखारें। नहीं सर, आप लोगों ने ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल के रूप में एटलीस्ट आप लोगों ने इस देश की प्रतिभा का विदेश में जाकर 80 देशों के बीच में लोहा मनवाना, अपनी प्रतिभा को वहां तक ले जाकर के लोगों के बीच रखना, ये भी सर अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही देश को गर्व से भर देने वाला कदम है। और आप लोगों ने इसके लिए, आपकी टीम ने जिस तरह की मेहनत की होगी, ऑब्वियसली ये जो कोई भी परिणाम होते हैं वो एक रात एक दिन के नहीं है, उसके पीछे आप लोगों ने कठिन परिश्रम किया। कई बच्चों इंडस्ट्री के बहुत सपोर्ट रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत सपोर्ट रहे हैं, हम उन सबका आभार है। और हमें लगता है कि ऐसे चीज़ को करने के लिए तो कोई एक संस्था कभी कर नहीं सकता है, सभी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना, वो मैं चला था अकेला और कारवां बनता चला गया। तो अब मुझे तो लगता है कि आप लोग ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल के रूप में जिस तरह की पहल, अनूठी पहलों को ले लेकर के युवाओं के लिए, इस देश के उत्थान के लिए लाते हैं, आने वाले समय में ये बड़ी एक लेगेसी तैयार करेगा और पूरा देश इस पर गर्व करेगा। सर, मैं एक और चीज़ को आपसे जानना चाहूँगा। आपने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस स्किलिंग को अपग्रेड करने में, यूथ को स्किल्ड बनाने में, तरह तरह के माध्यम से। एएसडीसी से पहले भी आपने अपना पूरा कैरियर आपने स्किलिंग को दिया सर। और मैं अगर देखूँ एक व्यक्तित्व के रूप में, श्री अरिंदम लहरी जी इज इटसेल्फ अ इकोसिस्टम।
तो सर आप अपने इस पूरे कैरियर में जब स्किलिंग को देखते हैं तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको याद आती है जो कभी दिल को छू जाती हो? बिल्कुल। आई मीन देखिए, इस क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग से आए, हमने मारुति से काम करना काम सीखा हमने वहाँ पे, हनीवेल में भी काम किया, इंडस्ट्री में काम किया, बट इन एजुकेशन ट्रेनिंग में हम आए 20-22 साल पहले, ताकि हमने जो सीखा है वो किसी और को भी थोड़ा सिखा सकते हैं इस उम्मीद से। और स्किल के बारे में बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था। अब मान लो 2007-8 तक कभी हमने सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में हम काम करेंगे, बट उस टाइम सरकार ने नए इनिशिएटिव्स लेना शुरू किया था, तो हमें पता चला, तो हमने भी सोचा कि हम भी कुछ इसमें योगदान दें, कुछ करें। तो हमारी उस करंट संस्था में उस टाइम पे जहाँ पे मैं था, वहाँ पे हम लोग राजस्थान में कुछ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किए थे। और एक चीज़ जो मेरा दिल को बहुत छू गया था, और आज भी इतने सालों बाद भी मेरे को यकीनन वही याद हमेशा रहता ही है, हमेशा साथ रहता है एक्चुअली। मैं किसी कोर्स के उपरांत एक जो सर्टिफिकेशन सेरेमनी होता है उसमें गया हुआ था, और एक बच्चा जिसने एक स्किल कोर्स किया था, मेरे ख्याल में एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन का, उसके उपरांत उसने सर्टिफिकेट लिया, तो हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आपने 3 महीने में क्या सीखा इस कोर्स में। तो उन्होंने ये बताया कि ये कोर्स ने मुझे जीना सिखाया। तो वो एक जो लफ्ज़ था, एक जो सेंटेंस था, वो काफ़ी हमको छू गया था कि एक हम कोर्स जब कराते हैं तो हम तो एक कोर्स समझ के कराते हैं, लेकिन जो वो कोर्स कर रहा है और उसके उपरांत वो उसको एक लाइवलीहुड उसके ज़रिए मिल रहा है, उसके लिए उसका पूरा ज़िंदगी बदल रहा है, उसका सारा फैमिली जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, वो बच्चा करीब 2 साल बाद हम लोगों से बात हो रही थी, तो हमें बहुत खुशी महसूस हुआ उस टाइम कि वो बच्चा जब वो सीख के एक सर्विस रिपेयर शॉप में नौकरी करना शुरू किया, मेरे ख्याल में उस ज़माने में 4-5 हज़ार रुपये का तनख्वाह मिलता था उसको। बट वही बच्चा 2 साल बाद हमसे पूछ रहे थे कि सर, वो सेंटर अगर अभी भी है तो मेरे को 2-3 नए बच्चे हायर करना है, क्योंकि मैंने अपना एक नया सर्विस रिपेयर शॉप खोल लिया है। अरे अरे तो ऐसे लोगों की जर्नी और जो करियर है वो इवॉल्व होता है, और वो स्किल के ज़रिए होता है। तो जब ये एक्सपीरियंस हुआ, ये महसूस हुआ, तो हमें लगा कि इस क्षेत्र में जो भी मेरे से हो सके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते रहना। अरे नहीं सर, बहुत ही मतलब मार्मिक और हृदय को छू जाने वाली आपने एक छोटी सी कहानी बताई। मुझे लगता है ये लाखों युवाओं को एक ये मैसेज देगी कि जब आप किसी के स्किल को डेवलप करते हैं तो वो एक व्यक्ति नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ी ज़िंदगी होती है, कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं जो उससे प्रभावित होती हैं, और स्किल किसी की भी ज़िंदगी को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड रियली ये आपने जो भी बताया मेरे तो दिल को छू गया ये वाली कहानी। सर, मैं एक अंतिम पड़ाव की तरफ जाते हुए आपसे बस 1-2 छोटे-मोटे सवालों के साथ आज के पॉडकास्ट को समापन की ओर ले जाऊँगा। सर, इस देश के युवाओं को और इस देश के उद्योगों को आप अपने पूरे करियर के स्किलिंग के अनुभव से आप इनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे, इस देश के युवाओं को और इस देश के उद्योगों को जो स्किलिंग में अपनी भागीदारी दें? देखिए, मुझे बस इतना ही कहना है कि जो मैंने अपने लाइफ से, खुद के लाइफ से भी महसूस किया है कि आपकी मेहनत, आपकी एक इन्वेस्टमेंट है लाइफ के तौर में, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है। रिटर्न वो उतना ही देता है जितना आपने इन्वेस्ट किया हो। अगर आपने 5 करोड़ की मकान खरीदी है तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न आएगा। आपने अगर 5 लाख की मकान खरीदी है तो उस हिसाब से रिटर्न देगा। करेक्ट। तो लाइफ में जो स्किल्स हैं, जो सीखने की दौर है, वो
उस पीरियड में आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए। ये ना सोचिए कि आज मुझे क्या मिला। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आज सीखे हैं उसी का रिटर्न आपको आज ही तुरंत मिल जाएगा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज की डेट में एक हमारी एक्सपेक्टेशन बनता गया है कि जो भी होना है अभी होना है। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। आपको अगर एक करियर बिल्ड करना है, और कंपनीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भी अपने मैन पावर को एक मशीन की तरह मत ट्रीट करिए, उसको एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह देखिए। अगर आपने उस आदमी का स्किल बढ़ाया तो वो स्किल का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द लार्जर सेंस इंडस्ट्री को, और इन अ मोर लार्जर सेंस पूरे कंट्री को उसका एक बेनिफिट देगा, जो आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नज़रअंदाज हमको करना नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि ये चीज़ जो है हम हमेशा याद रखें कि ये एक दिन का चीज़ नहीं है। करेक्ट। ये आपकी पूरी ज़िंदगी में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी में भी एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ग्रेट, जिससे आप पूरे देश को ही बदल सकते हैं। ग्रेट मैसेज। और मतलब इट्स रियली हार्ट टचिंग मैसेज कि यूथ को भी ये समझना पड़ेगा कि धैर्य के साथ ही वो सफलता अर्जित कर सकता है, और उद्योग जितना अपना योगदान दे रहे हैं वो सिर्फ अपने उद्योग निर्माण के साथ साथ इस देश के युवा के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में भी वो काम आएगा, और ये योगदान उनका अविस्मरणीय होगा। सर, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपको लेके जाऊंगा। डिजिटल एजुकेशन के रूप में हम इस तरह की जागरूकता पहल करते रहते हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से डिफरेंट अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते रहते हैं, हम ट्रेनीज़ की काउंसलिंग सेशंस, स्किल यात्रा, इस तरह के हम इवेंट्स करते रहते हैं ताकि युवाओं तक, उद्योगों तक और समाज के हर वर्ग तक जागरूकता तो जानी चाहिए। तो सर, आप डिजिटल एजुकेशन की इस तरह की पहल को, आप तो काफ़ी समय से सबको ऑब्जर्व सबका ही करते हैं, दिस इज़ नॉट अबाउट डिजिटल, आप सभी का ऑब्जर्व करते हैं। आप इस सर पहल को लेकर के सर आपका कैसा विचार है? नहीं, मुझे बहुत खुशी भी होता है, मुझे गर्व भी होता है कि हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो आपकी लार्जर मैसेज है, क्योंकि ये भी आप ऐसे ही कर रहे हैं ना, जैसे मैं पिछले सवाल में जवाब दे रहा था कि ये आज के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये एक लंबा अरसे के इम्पैक्ट चेंज जो आप करना चाहते हैं उसके वजह से आप ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी ये पर्सपेक्टिव है, आपकी ये विज़न है डिजिटल एजुकेशन में कि बिज़नेस है, उसकी अपनी अहमियत है, हर दिन का आपको बिज़नेस भी देखना पड़ता है, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म का जो विज़न है, गोल है, वो भूलना नहीं चाहिए। तो ये आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहिए, और नए नए तौर तरीके से करते रहिए। पॉडकास्ट नया तरीका है, इवेंट्स आप लोग करते ही हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ 1-2 इवेंट्स किए हैं, कई सारे इवेंट्स करे हैं, इनफैक्ट इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं आप लोग। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग चैनल के मार्फत आपको जो है आगे इस चीज़ को, इस संदेश को आगे ले जाना है, और एंड ऑल द बेस्ट टू डिजिटल एंड टू योर एफर्ट्स। थैंक यू सर, आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और आपके आज के विचार ये इस युवा के जीवन में एक ऐसा प्रभाव और सकारात्मकता लाने वाले हैं कि मुझे लगता है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व को सुनना सबके लिए एक मौका होगा, जहां आप जैसे प्रतिभा के धनी, इतने व्यस्त रहने वाले लोग अपना ये संदेश इन युवाओं तक नहीं पहुंचा पाते। बट आज हम डिजिटल एजुकेशन के रूप में हमने ये प्रयास किया कि एक महान स्किलिंग क्षेत्र के प्रतिभा के धनी और अपने आप में कई प्रतिभाओं से लबालेब श्री अरिंदम लहरी सर को हमने आज सुना, और हम ऐसा विचार रखते हैं कि ये आने वाले समय में उद्योग संस्थानों के कई तरह के जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेगा, वहीं युवाओं को भी भविष्य में अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक तरह का बीजारोपण का काम करेगा, और देश का युवा इससे लाभान्वित होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।